सिंपल, देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ ना रिपीटेड कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे प्रूफ चाहते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो हमारा एक आपको यहाँ पे शॉर्ट का लिंक मिल जाएगा। उस शॉर्ट वीडियो में आप देखिएगा ना कि मेरे ही वीडियो से मैंने जबकि बहुत ही कम कवर किया था, बिहार से ही एक ही वीडियो से 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया, एकदम डायरेक्टली हूबहू, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया गया है। वहां मैं विद प्रूफ के साथ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आप सभी के सामने हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 के रिवोल्ट। ये एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन इससे बने हैं। इस बार 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लगाएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। 1992 से लेकर 2025 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, खासकर बीपीएससी के, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में हेल्प तो करेगा ही, उसके साथ साथ टीचर के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति, और देखते हैं इसमें क्या क्या खास है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि 1857 क्रांति थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। उसके बाद हम लोग उसके कारण जानेंगे। उसके बाद क्रांति आरंभ कैसे हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ। तो इन चारों एक हमारे पास रोड मैप मिल गया है। इन सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे भूमिका, यहाँ जहां तक हम लोग भूमिका की बात करें तो भूमिका में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पलासी का युद्ध हम लोगों ने एक सीरीज, जैसे एंशिएंट का सीरीज हमारा चला, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट मिडाइवल को भी स्किप किया था क्योंकि एग्जामिनेशन से वहां क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करें, जिससे हमारा मेंस भी कवर हो जाए और इससे क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। तो पहले हम लोग पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सारे युद्ध को आराम से देख लिए थे। अब क्या हम लोग पलासी के युद्ध को देखेंगे। तो पलासी का युद्ध में क्या हुआ था ना कि इसकी भूमिका वहीं से बैकग्राउंड इसका बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पलासी के युद्ध के पूर्व ब्रिटिश भारत में सिर्फ एक व्यापारी कंपनी थी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत, ये सिर्फ एक व्यापारी कंपनी बनकर भारत आया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। परंतु पलासी के युद्ध के बाद भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभरा। उसके बाद सन 1765 के आसपास ब्रिटिश ने भारत के राज्यों को अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 100 वर्ष यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक उन्होंने लगातार पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। ये इनका 100 वर्ष का कार्यकाल था। जैसे कि पलासी का युद्ध बक्सर के दिनों ने जीत लिया, उसके बाद क्या हुआ, 100 वर्ष के अंतर्गत पूरे भारत को यहाँ पे गुलाम बना लिया। 57 की यहाँ बात करें तो 57 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस काल के दौरान इन्होंने भारत के प्रत्येक वर्ग तथा भूभाग पर पराजित कर दिया। मतलब भारतीयों को जितने सारे वर्ग थे, मतलब जमींदार वर्ग से नीचे वाले वर्ग जो थे, उन सभी को पराजित कर दिया और भारत में अपनी शोषणकारी नीतियां लागू कर दी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नीतियां थी और क्या इसके एस्पेक्ट्स थे। तो देखिए क्या हुआ कि वास्तव में 1857 क्रांति भारत में ब्रिटिश क्रांति यानी कि ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम था। क्योंकि 1857 क्रांति जो हुई थी ना, इसका रीजन ही था आपको इसका जो नीति लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसके लिए ही 1857 हुआ था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1857 क्रांति भारत में ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ एक सख्त प्रतिक्रिया थी, इसी की वजह से हुआ। चलिए अब जानते हैं इसके रीजन क्या थे, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द 1857 रिवॉल्ट। तो देखिए सबसे पहले कारण देखते हैं। कारण में भी इसके 4-5 कारण है। तो चलिए इसके देखते हैं क्या क्या कारण है। सबसे पहले एक राजनीतिक कारण भी थी, उसके बाद सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, उसके बाद तत्कालिक कारण, प्रशासनिक कारण और सैनिक कारण। ये सारे कारण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहां भी हम इसके आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये फ्लो चार्ट ये चारों हम लोग बना के एक एक करके एलोबरेट करते हैं ना, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छा आता है और हमारे समझ में भी आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे क्या रीजन थे। जहां तक राजनीतिक कारण की बात करें तो देखिए 1908 में क्या हुआ था, डलहौजी डलहौजी गवर्नर जनरल भारत में आया और नई नीति, एक हड़प की नीति ये लाया था। ठीक है, क्या थी, हड़प की नीति यहाँ पे ये लाया था। ठीक है, उसमें क्या था, भारतीय राजाओं के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों को उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामान्य घोषित कर दिया गया। सॉरी, यहाँ पे मान्य होगा, अमान्य अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो भी गोद लेने की प्रथा यहाँ पे डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या था 1498 में ये बन के आया। और यहाँ पे गोद लेने वाली जो प्रथा थी उसमें जहां दस्तक पुत्र का सिद्धांत जो डलहौजी ने दिया था, वहां से जो बच्चे गोद लेके आते थे उनको अमान्य घोषित कर दिया कि उनकी उनको उनका संपत्ति में, राजाओं की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे डलहौजी, और इस नीति के अनुसार डलहौजी ने भारत के 7 राज्यों को हड़प लिया। ठीक है, 7 राज्यों को इन्होंने हड़प लिया। उसके बाद क्या हुआ, डलहौजी ने 1839 में मुगल बादशाह, उस टाइम मुगल के बादशाह थे कौन, बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। देखिए लाल किला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल किला को ही छोड़ने का यहाँ पे डलहौजी उसको आदेश देता है कि तुम यहाँ से निकलो। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है,
1849 में उन्होंने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि 1849 में क्या हुआ, पंजाब का यहाँ पे क्या क्या कब्जा कर लिया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या इन्होंने नाना साहेब की पेशवा की जो उपाधि थी वो भी यहाँ पे जब्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद डलहौजी ने कर्नाटक के राजा और त्रावणकोर के राजा की उपाधियां भी छीन ली। तो देखिए यहाँ पे डलहौजी कितना शोषणकारी नीतियां लागू कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सिस्टम था डलहौजी का। तो इस तरह से क्या कर रहा था ना, राजाओं को शोषण कर रहा था। इसी से असंतोष जो यहाँ पे भारतीय थे उन लोगों के मन में असंतोष हुआ और 1857 रिवोल्ट आया। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है, 1856 में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया। अवध पर आरोप लगाया कि यहाँ पे कुशासन हो रहा है, सुशासन नहीं है, अच्छी सरकार नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे हड़प लिया। ये कई बार पूछता है कि किसने हड़पा था कुशासन का आरोप लगाकर, तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किसे हड़पा था, तो अवध, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ आर्थिक कारण थे। अब देखते हैं रीजन क्या है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल क्या है, व्हाट आर द इकोनॉमिकल रीजन ऑफ 1857, डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या था ना, टैक्स, टैक्सेशन सिस्टम जो थी बहुत ज्यादा हाई थी सिर्फ इंडियन के लिए। इंडिया जो भी काम करते थे इंडियंस, तो उनके लिए क्या था कि टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ही हाई रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भू राजस्व नीतियों के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। यानी कि भूमि की जो एक राजस्व नीति थी उसके द्वारा भी भारतीयों का शोषण किया जाता था। फिर क्या है, ब्रिटिश शासन ने गांव की आत्मनिर्भरता निर्भरता को समाप्त कर दिया। यानी कि गांव लोगों का जो आत्मनिर्भरता था, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या, वो अपने पे निर्भर थे, कुछ भी काम करते थे उससे उनको प्रॉफिट होता था, फिर वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ब्रिटिश की ऐसी शोषणकारी नीतियां, यानी कि अगर आप टैक्स कहीं का बढ़ा देते हैं, ठीक है, और यहाँ की जो लोगों का किसी तरह से शोषण करते हैं, मानसिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक स्तर से, तो लोगों का जो आत्मनिर्भरता है वो बहुत ही उनका दयनीय स्थिति हो जाता है, उनके दिमाग में भी बैठ जाता है और वो आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाते थे, आर्थिक रूप से ऐसे भी कमजोर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, धन का एक निष्कासन का सिद्धांत आया था। ठीक है, आप बताइए धन का निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, कृषि का पिछड़ापन, इतना ज्यादा शोषण कर देना, जमींदारी प्रथा लागू करना, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब प्रथाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब प्रथाओं से क्या हुआ था ना कि बहुत सारा शोषण किसानों का किया जा रहा था। और यहाँ पे क्या होता है, अकाल भी आ गया था बीच में। अकाल तो पढ़ना है, तो अकाल तो पड़ेगा, इतनी सारी शोषण नीतियां हैं और अकाल ऐसे भी आ गया था, भारत में पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति ये आर्थिक कारण मानी जाती है कि अगर इतना स्थिति खराब हुआ तो 1857 का रिवोल्ट होना तो लाजमी है। अब ये कुछ प्रशासनिक कारण थे। ठीक है, कुछ प्रशासनिक कारण देखते हैं। देखिए क्या था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीयों के लिए अत्यंत जटिल एवं मांगी थी। ठीक है, जो भी न्याय प्रणाली थी, यानी कि न्याय, अगर भारतीय न्याय मांगने जाते थे अंग्रेजों से, तो उनको क्या था, न्याय बड़ा लेट से मिलता था। ठीक है, लेट से नहीं, इनको मिलता ही नहीं था न्याय, कह सकते हैं आप, इनको न्याय मिलता ही नहीं था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, यानी कि जटिल था न्याय की प्रणाली। ठीक है, इंडियंस के लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए। उसके बाद कहते हैं भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो, ठीक है, लेकिन आपको उच्च पद पर नियुक्ति नहीं मिलेगी अगर आप इंडियन हो तो, ऐसा सिस्टम था। तो इसी तरह से अगर इंडिया इंडिया आपको, अगर सरकार ही ऐसा काम करेगी, अगर इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें, अगर ऐसा वो काम करते हैं कि आप टैलेंटेड हो लेकिन आपको सीट नहीं मिलता है, या फिर आपको एक अच्छा सा पद नहीं मिलता है टैलेंटेड होने के बावजूद, और जिनके पास टैलेंट नहीं है, सिर्फ उनको इस आधार पर, जाति के आधार पर अगर सरकार उसको ऊंचे पद देती है, तो आप यहाँ पे आवाज उठा सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आवाज उठाने जाते भी थे न्याय लेने, तो यहाँ को न्याय भी नहीं मिलती थी। तो प्रशासनिक यहाँ पे प्रणाली देख रहे हो कितनी खराब थी अंग्रेजों की। और देखिए कर प्रणाली उच्चतम स्तर पर थी, यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम भी क्या था ना, बहुत हाई था। ठीक है, चलिए तो मैं बता चुका हूँ। अब देखिए ये फिर रीजन था, कुछ सैनिक रीजन था, यानी कि सैन्य का क्या कारण था। 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी इसमें सैन्य कारण क्या थे, तो देखिए भारतीय एवं यूरोपियों में काफी भेदभाव किया जाता था। यानी कि कुछ भारत के सैनिक होते थे और कुछ यूरोपीय के सैनिक होते थे, उसमें भेदभाव, क्योंकि इनका पेमेंट के हिसाब से देखे तो इनको पेमेंट ज्यादा मिलता था, किनको, यूरोपीय जो सैनिक थे उसको। ठीक है, और इंडियन को पेमेंट मिलता ही नहीं था। उसके बाद क्या था, भोजन की भी सुविधा अच्छी थी, पद मिलता था, वेतन और नियुक्ति क्षेत्र में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। देखिए मैं एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक क्या था कि एक समुद्र था। ठीक है, इस समुद्र के पार जाना इंडियंस को मना था, इंडियन को बोला जाता था, यानी कि जो भारतीय थे उसके धर्म में ऐसा बोला जाता था कि ये अगर आप समुद्र पार करके अगर इस साइड जाते हो तो आप अपवित्र हो जाओगे। तो इनको यहाँ पे मजबूर किया जाता था सैनिकों की, आप जाओ इस समुद्र के पार, ठीक है, इस समुद्र के पार जाओ और आप जो है यहाँ पे अपना ड्यूटी दो। तो ऐसे भी उसके मन में खराब लगता था उनको कि हमको क्यों भाई भेज रहा है। और इनको क्या था ना कि जैसे इंडियंस थे तो उनको यहाँ पे मूछ रखना रहता था। ठीक है, तो वो अपना मूछ रखते थे ऐसे करके, तो ये बोलता था कि नहीं आप मूछ नहीं रख सकते, तो रख सकते हो, तो ऐसे करके भी इनका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो ये सब कारण भी एक माना जाता है 1857 रिवोल्ट का, क्योंकि ये देखिए सामाजिक स्तर पर, यानी कि इनके जो धार्मिक स्तर पर भी इनको आहत पहुंचाया जा रहा है,
ठीक है, वेतन भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों क्यों ना विद्रोह करेगा? विद्रोह करना तो बनता ही, एक विद्रोह तो होता ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। एक देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा यहाँ पे आई थी सामाजिक धार्मिक कारण में। ठीक है, दूसरा था नरबलि प्रथा, और हमारा तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, जो कि 1856 में आया गया था। तो ये तीनों एक्ट जो था सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है, यानी कि धर्म के स्तर पर आप अगर किसी को आहत पहुंचाते हो तो ये भी एक आपको अपराइजिंग का यहाँ पे आहट मिलती है कि आप जो है 1857 का रिवोल्ट होगा इससे, क्योंकि भारतीय उस टाइम रूढ़िवादी थे। तो रूढ़ी, क्योंकि ये चीज सती प्रथा और नरबलि प्रथा, ये जो भी प्रथाएं हैं वो तो गलत है, बट स्टिल आप देखिए कि उस टाइम का ऐसा कंडीशन था कि भारत इन चीजों के लिए, ये सब चीज को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या था, ये तीन मेन रीजन माने जाते हैं। सती प्रथा को एबोलिश करा दिया गया, 1843 का जो नरबलि प्रथा था उसको भी बंद करा दिया गया। तो यहाँ पे जो लोग थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, और जो भी भारतीय थे, और विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन इंडिया में तो ऐसा उस टाइम नहीं था। तो ये सब को, सती प्रथा को भी यहाँ पे बंद करा दिया गया। तो ये सब चीजों को भी उन लोगों, भारतीयों को उस टाइम बहुत खराब लगा कि यार मेरे ये खिलवाड़ कर रहा है धर्म से। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ब्रिटिश। एक मिनट, हाँ। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, चलिए भैया आप देखते हैं क्या। अब चलिए एक देखिए, एक राधाकांत देव, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको बीपीएससी में। ने सती प्रथा निश्चित अधिनियम लाया था। ठीक है, राधाकांत देव, आप याद रखिएगा। अब देखिए भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, पहले क्या था कि भारत में ईसाई धर्म नहीं था, लेकिन अब क्या था कि आप ईसाई धर्म, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे वो सभी थे ईसाई धर्म के। अब इनको क्या था कि आप जाइए और प्रचार कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, विवाहों के लिए प्रोत्साहन किया जाता था कि आप इंडियन जो वुमेन है उनसे शादी कीजिए। मतलब जो ब्रिटिश के लोग होते थे उनको प्रोत्साहित किया था, धर्म में किसी तरह से इनको लाइए। तो ये भी प्रचार प्रसार करके बहुत ज्यादा यहाँ पे ये भी किया गया था, धार्मिक स्तर पर इनका शोषण किया जा रहा था। अब देखिए 1857 में क्या, 1856 में क्या हुआ, डलहौजी ने धार्मिक नियोगिता अधिनियम लाया। ठीक है, लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पुत्र के धर्म परिवर्तन के बाद भी उसके पिता के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या था कि पुत्र का धर्म परिवर्तन हो गया तो पिता को वंचित कर दिया किया जाता था, लेकिन अब क्या था कि पुत्र का अगर धर्म परिवर्तन हो गया तो उसके पिता से संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी लाया गया था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो तत्कालिक कारण पूछता है कि तत्कालिक कारण क्या थे, इमीडिएट कॉज क्या थे, कॉजेस क्या थे 1857 रिवॉल्ट के। तो देखिए 1856 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग जो थे नए गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, 1856 में क्या हुआ, इन्होंने भारतीय सेवा में एक नई बंदूक एनाफील्ड राइफल लागू किया। ठीक है, भारतीय सेना में एक नया बंदूक लाया जिसका नाम था ब्राउन बेस के स्थान, पहले ये ब्राउन बेस जो भी बंदूक चलता था वो था ब्राउन बेस। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था ना, अब इसका एनाफील्ड राइफल लाया गया था। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एनाफील्ड राइफल में क्या था, इस कारतूस पर लगाए गए सुअर और गाय के चर्बी के यहाँ पे लगी होती थी। मतलब ये जो देखिए आपको, अगर यहाँ पे हम गन दिखाते हैं ऐसे करके, ये अगर गन बना तो इसमें क्या था, इसको यहाँ से मुंह से, इसको जो मुंह से किसी तरह से ओपन किया जाता था, तो इसमें कहा गया था क्या कि इसमें जो जो लेदर वगैरह लगा हुआ है ना, तो वो जो लेदर बना हुआ है वो चर्बी से, क्योंकि लेदर तो चर्बी से ही बनता है जानवरों का, तो इसमें क्या हुआ, या तो सुअर का चर्बी से बना था। ठीक है, और इसमें कहा गया था सुअर और गाय के चर्बी से ये बना गया है। तो देखिए मुसलमान धर्म के जो यहाँ भारतीय थे तो उनको लगता था कि सुअर को अपवित्र माना जाता था। अगर वो मुसलमान धर्म के लोग, अगर उसको जो वो, अगर आपके पास वो बंदूक है उसको अगर मुंह से ओपन करते हैं, ठीक है, तो ओपन करने के बाद क्या होता है, उनके मुंह में तो सुअर का चर्बी चला गया, तो इससे लगता था कि मेरे धर्म को यहाँ पे, मेरे धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है और मैं ये नहीं करूंगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसी तरह से गाय को भी मुंह पे लगाया जा रहा था, गाय का अगर चर्बी है यानी कि मीट है, अगर हिंदू धर्म में इनको भी बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसको अगर मुंह पे ऐसे करके लगा दिया गया तो हिंदू धर्म का भी जो है आपको आहत हुआ धार्मिक रूप से। तो ये चीज इंडियंस मानने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या होता था कि एनाफील्ड राइफल में ही मेन कारण इसमें माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं 1 मिनट रेज कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि इन कारतूसों ने भारतीय सैनिकों के बीच गहरे असंतोष को जन्म दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। तो देखिए 29 मार्च को क्या हुआ, 1857 में मंगल पांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मंगल पांडे ने उन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बोले कि मैं नहीं करने वाला इस कारतूस का उपयोग। ठीक है, जिन पर गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई थी। मंगल पांडे ने बंगाल के बैरकपुर छावनी से संबंधित है, यानी कि बैरकपुर छावनी से ये संबंधित है, और इनकी बटालियन कई बार क्वेश्चन केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कौन से बटालियन का नाम बताइए, कितने नंबर के, वो 34वें नंबर के बटालियन के ये थे आपको, कौन, मंगल पांडे। उसके बाद कह रहा है मंगल पांडे ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करके 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। ठीक है, विद्रोह किया और मार भी दिया। इसके पश्चात क्या हुआ, मंगल पांडे को ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय ब्रिटिशों ने बैरकपुर छावनी के विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ कि विद्रोह हुआ, मंगल पांडे विद्रोह कर दिया और 2 सैनिक को मार दिया, उसके बहुत हंगामा हो गया। तो हंगामों को दबाने के लिए ब्रिटिश ने किसी तरह से विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, ये कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु विद्रोह का वास्तविक शुरुआत कभी 10 मई 1857 में मेरठ से, याद रखिएगा मेरठ। वास्तविक शुरुआत देखिए 10 मई 1857 को माना जाता है। अब देखिए अब क्या हुआ फिर 11 मई को हम देखते हैं। 11 मई को क्या हुआ, 1857 विद्रोही दिल्ली पहुंचे तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस विद्रोह के प्रति कमल और रोटी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हुआ कि 18 मई 57 को क्या हुआ, मई होगा यहाँ पे, 18 मई 57 को क्या हुआ, विद्रोही जो दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह को बोले कि आप देखिए कमान संभालिए, आप जो है यहाँ के नेता हैं हम लोगों के। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, इसके प्रतीक उस टाइम कमल और रोटी को यहाँ पे प्रतीक माना गया था 1857 के विद्रोह को। ठीक है, चलिए 19 मई 1857 को विद्रोही दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा विद्रोही दिवस भी घोषित कर दिया गया 19 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 11 मई को क्या हुआ, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त का, ये देखिए क्या हुआ ना कि विद्रोह का विस्तार और मुख्य नेता, यानी कि यहाँ जो विद्रोह किया गया था मतलब उसके नेता कौन थे मुख्य, क्योंकि दिल्ली का तो हमको पता चल गया। और देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर और बख्त का, ये दोनों मिलकर यहाँ पे लीड कर रहे थे। फिर देखिए 4 जून को लखनऊ का जो यहाँ पूछता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग पूछ देगा कि कहाँ के नेता कौन थे, तो यहाँ पे लखनऊ का नेता हम देखते हैं तो बेगम हजरत महल और बरजीस कादिर। ठीक है, बजरीस कादिर। उसके बाद 4 जून को झांसी ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इनका सबका एरिया है, ये अपने एरिया से नेतृत्व कर रहे हैं विद्रोह का। देखिए भारत के हर एरिया में अगर आप देखते हैं तो हर एरिया से लगभग लगभग विद्रोह हुआ, सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ पार्ट को छोड़कर यहाँ पे हर एरिया से आपको विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आप देखिए कानपुर में भी हुआ था 5 जून को और नाना साहेब इसके नेतृत्व करता थे और तात्या टोपे थे। और 5 जून को इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद के नेता लियाकत अली थे। कई बार क्वेश्चन पूछा, आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को। अब देखिए 12 जून को क्या हुआ, जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह और अमर सिंह, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी यहाँ से हर बार रिपीट करती है क्वेश्चन, 75 बार आपको दिख जाएगा यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे प्रीवियस ईयर की एक चैप्टर खत्म होने के बाद लगाऊंगा ना, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे कितना बार 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 पूछा है, पता नहीं क्या लगाव है इस सवाल से, इसे ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह और अमर सिंह, साथ में ये अमर सिंह थे। ठीक है, देखिए 20-21 जून को बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद का अब्दुल्ला और फतेहपुर अजमुल्ला खां। ठीक है, अब देखिए विद्रोह के विस्तार और मुख्य नेता कुछ और अन्य नेता भी थे। ठीक है, तो देखिए मथुरा में देवी सिंह, मेरठ का कदम सिंह, असम का मनीराम, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख लोगे तो ये अच्छा रहेगा। फिर राजस्थान का जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ओडिशा सुरेंद्र शाही उज्जवल, गोरखपुर गजेंद्र सिंह, मुरादाबाद अब्दुल अली खान, बिजनौर मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए ऐसा है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप इसको कवर करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि मेंस को भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से वीडियो को बने रहिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके रीजन क्या थे, इसके फेल्योर के रीजन क्या थे, 1857 क्यों ये फेल कर गया। अगर 1857 अगर ढंग से किया हुआ रहता तो यहाँ पे क्या होता ना, 1947 तक हम लोग को यहाँ पे संघर्ष नहीं करना पड़ता गांधी जी के, ये आजादी 1857 में ही मिल गई रहती, लेकिन 1947 में हमको आजादी मिली क्यों, तो इसके फेल्योर क्या थे, इसके रीजन क्या थे, उसको हम लोग देखते हैं करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे इसकी खराब संगठन थे। ठीक है, क्योंकि कोई चीज कराने के लिए एक सिस्टमैटिक संगठन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यवस्थित नहीं थे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एक समन्वय का अभाव, कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई नेता कभी विद्रोह कर दे रहे हैं, कोई नेता अपने क्षेत्र से कहीं से विद्रोह कर दे रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना कि एक टाइम में कोई एक लीड करे और एक अच्छी दिशा में हम विद्रोह को ले जाए, तो उसका भी अभाव था। फिर संसाधन में नहीं थे, जितने ब्रिटिश के पास राइफल वगैरह थे तो इंडियन के पास में संसाधन नहीं थे, ये रीजन है, और एकता का अभाव। ठीक है, क्योंकि कुछ जो जमींदार थे और बड़े बड़े लोग थे, कुछ कुछ भारतीय थे, तो वो जैसे दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में आप अगर देखते हैं तो वहां के कुछ लोग यहाँ पे विद्रोह करने के लिए मना कर दिए किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि एकता का अभाव यहाँ पे देखा जाता है, एकता रहना चाहिए था। 1947 पूरा एकता था, संगठित रूप से हम लोग काम किए थे, कांग्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे आगे चल के, तो उसमें पता चलेगा कैसे ये डिफरेंस था, मैं वहां पे कंपैरिजन जरूर करूंगा। ठीक है, अब क्या है क्या कि इसके और कुछ रीजन थे, देखिए यही रीजन को बताया गया है, भारतीय नेताओं का खराब संगठन, भारतीय नेताओं के बीच समन्वय का अभाव, संसाधनों का अभाव, ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार थे पर वहीं भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उसके भारतीयों में राष्ट्रवाद का अभाव। ठीक है, इस विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण माना जाता है, राष्ट्रवाद का अभाव था। ठीक है, क्योंकि कोई राष्ट्रवादी नहीं थे उस टाइम, सब अपने अपने देखते थे कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करूं, क्योंकि राष्ट्रवाद का जब यहाँ पे उदय होता है तो पूरे एक भारत राज्य को एक साथ हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ सब क्या था, सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे कि मेरे क्षेत्र में अच्छे से काम नहीं हुआ तो हम विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या था कि राष्ट्रवाद का अभाव देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश कमांडर अधिक योग्य थे। ठीक है, योग्य तो हो गए, उनको एक्सपीरियंस था युद्ध लड़ने का, भारतीयों को एक्सपीरियंस नहीं था।
उसके बाद दक्षिण भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दक्षिण भारत के नेताओं ने यहाँ पे भाग ही नहीं लिया। अब इंडिया है, अब आधा लोग यहाँ पे दक्षिण भारत में रहते हैं, ऊपर वाला पार्ट भाग ले रहा है और नीचे वाला ले ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए उच्च वर्ग, शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, बुद्धिजीवी लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिए, ये लोग भी भाग नहीं लिया, तो कैसे होगा। एकता का भाव तो दिख रहा है ना। चलिए अब देखते हैं इसके परिणाम क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जो 1857 के। ब्रिटिश के द्वारा दमन कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि ब्रिटिश को दमन कर दिया गया। फिर विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा जारी किया। विद्रोह हो गया, महारानी देख रही थी कि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया है, अब कैसे भारत को हम कंट्रोल करें, तो कुछ घोषणा करते हैं जिसके भारतीयों को थोड़ा संतुष्ट कर दें और किसी तरह से प्रशासन को टाइट करें। उसके बाद क्या हुआ, यह उद्घोषणा भारत में सुधारों पर आधारित थी। ये कहने के लिए था कि भारत में सुधार कर रहे हैं। फिर देखिए 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो बताए थे वो आए ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को इलाहाबाद में पढ़ा। अगर पूछेगा कौन पढ़ा तो लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पढ़ा, इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया। अब चलते हैं उद्घोषणा में क्या था, चलिए देखते हैं। भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। पहले क्या था कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे चलाती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी से छीन लिया गया और ये कंपनी किसके हाथ में दे दिया गया, सीधा इंग्लैंड की महारानी के हाथ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में सैन्य सुधारों के लिए 2 आयोग स्थापित किए गए। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पील आयोग है। पील आयोग से कई बार क्वेश्चन बना है। इसके अनुसार ब्रिटिशों ने भारतीयों को संगठित किया। ब्रिटिश क्या किए, भारत को एक साथ संगठित किए पील आयोग के द्वारा। ठीक है, सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, इंडियन की संख्या कम थी पहले ही, अब और भारत में क्या किया, यूरोप के जो सैनिक थे उसको बढ़ाते चला गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना को जाति एवं धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं जाति धर्म के आधार पर भारतीय सेना को कैसे डिवाइड किया। चलिए अब देखिए, ब्रिटिशों ने भारतीय सेना को रेजिमेंट में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब देखिए रेजिमेंट आप देखते होंगे, जाट रेजिमेंट आपने सुना होगा, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट आप सुनते होंगे अभी भी। ये गोरखा रेजिमेंट भी आप देखते होंगे, तो गोरखा रेजिमेंट नेपाल की तरफ है, आपको दिखता होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं से ब्रिटिश ने बांटो और राज करो की नीति लागू कर दी। यहाँ पे डायरेक्ट भी ब्रिटिश क्या क्या, बांटो, फूट डालो, राज करो, क्योंकि धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है ना। कुछ परिणाम और भी है, ब्रिटिश ने साम्राज्य विस्तार बंद कर दिया। अब ब्रिटिश क्या क्या साम्राज्य विस्तार बंद कर दिया, कुछ कुछ तो अच्छा हुआ। राजहरप की नीति भी समाप्त कर दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय पद में परिवर्तित कर दिया गया। ये लोग पता नहीं ये क्यों करते थे। ये हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु भविष्य में यह काफी लाभकारी सिद्ध हुई। ठीक है, वैसे ये असफल माना जाता है, लेकिन ये भविष्य में काफी लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि इन लोगों को पता चला कि अगर हम ऐसे विद्रोह करें, क्योंकि लोगों को कमी पता चली ना कि क्या कमी थी, तो ये कमी पे हम काम करते हैं तो भारत एक दिन आजादी दिला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस भी आ रही है, तो यानी ये लगा कि जनता में पावर है, सरकार को हिला सकती है और क्या कर सकती है कि यहाँ पे आजादी दिला सकती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश कोई भगवान नहीं है, जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, तो इनके मन में ही आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। विद्रोह के बाद ब्रिटिशों के द्वारा पारित अधिनियम, कुछ अधिनियम थे जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, ये सब अधिनियम पारित किए गए थे। अब देखते हैं प्रकृति। कुछ कुछ लोग थे यहाँ पे, कुछ प्रकृति बताई थी कि विद्रोह की प्रकृति क्या थी, जैसे कि बीडी सावरकर, यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे अगर वीडी सावरकर की बात करें तो उससे क्या कहते, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। आरसी मजूमदार सिपाही विद्रोह, कार्ल मार्क्स भारतीयों के क्रोध का कारण, टीआर होम्स, उसके बाद सभ्यता एवं बर्बरताओं के बीच संघर्ष। 1857 को ये कह रहे हैं, ये कथन भी पूछता है, इसलिए मैंने सारा करवा दिया। फिर सर जॉन लॉरेंस क्या कहे, यह एक धर्म युद्ध है स्वार्थ के खिलाफ, लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खां, आम नागरिकों को हक को मारने के लिए, यहाँ हक को मारने के लिए होगा, हक को मारने के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार है, इसलिए यह युद्ध होता है। फिर रॉबर्टसन जो है, पी रॉबर्टसन, माफ कीजिए, यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसे तत्कालिक कारण चर्बी और कारतूस था। ठीक है, अब देखिए कुछ बुक्स है जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। 1857 रिवॉल्ट में कोई किताब लिखा गया, जैसे कि द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर 1857, ये बुक का नाम 1857। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हो ना ये बुक है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइटर है उसका एस.एन. सेन, ये causes of Indian revolt, सर सैयद अहमद खान, सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार, और रिबेलियन 1857, पीसी जोशी। अब चलिए यहाँ पे ये सारे चैप्टर सब लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद करेंगे आपको ये जो है सारी चीज अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे वही फैक्ट्स कवर किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जो आपको जानना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं 1992 से और 2025 तक के सारे क्वेश्चंस। 2025 के 2 दिन पहले तक के जो भी क्वेश्चंस आए, यानी कि बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे सारे अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है। ये देखिए पूछा गया था 47वीं पीएससी 2005 में, ये पेटी का सवाल है।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली एनाफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एनाफील्ड राइफल वो कब शामिल किया गया था? 1856 में। ठीक है, याद रखिएगा। तब जाके 1857 में क्या होता है, रिवॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरठ से। फिर देखिए 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो ये देखिए यहाँ पे मेरठ। सिंपल, देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ ना, रिपीटेड कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे प्रूफ चाहते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो हमारा एक आपको यहाँ पे शॉर्ट का लिंक मिल जाएगा। उस शॉर्ट वीडियो में आप देखिएगा ना कि मेरे ही वीडियो से मैंने जबकि बहुत ही कम कवर किया था, बिहार से ही एक ही वीडियो से 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया, एकदम डायरेक्टली हूबहू, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया गया है। वहां मैं विद प्रूफ के साथ मैंने वहां पे वीडियो लगाया है, शॉर्ट वीडियो में, आप वहां से जरूर देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? ये कहाँ प्रारंभ हुआ, आप बताइए। बहुत ही आसान है, मेरठ। सेम क्वेश्चन है। 1857 का 57 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आप बताइए, क्या नेम है? देखिए सारे मैंने करवा रखा है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये सारे कारण कारण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार। देखिए कितना कुंवर सिंह कितना फेवरेट है, मैंने बताया था ना। अब देखिए 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम आंसर, कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके तरह द्वारा नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, लखनऊ में। यहाँ पे बेगम ऑफ अवध हुआ इसका आंसर। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे कर पाऊँ कि मैच द फॉलोइंग भी पूछता है, ऐसे ही पूछता है। देखिए 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में पूछ रहा है, कुंवर सिंह। फिर से कुंवर सिंह, और एक और होगा ना, हाँ कुंवर सिंह के साथ यहाँ पे, हाँ अमर सिंह, यहाँ पे अमर सिंह, ये दोनों हो जाएगा। कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों, क्योंकि मैं वहां पे करवाया था कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों, यानी कि एक से अधिक ई आंसर होगा। 1857 विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह ने किस स्थान से संबंधित है? ये देखिए कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? बी जगदीशपुर, बिहार जगदीशपुर से। कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 में विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 विप्लव में, यानी कि विप्लव में क्रांतियों का नेतृत्व किया था? चलिए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? ये काफी आसान आंसर, जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। देखिए कितना रिपीट किया गया है क्वेश्चन, 47 बीपीएससी में 2-2 बार पूछ दिया गया। अब देखिए इनमें से 1857 विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, कौन भाग लिया? सारे कोई लिए थे ना, ये सारे लोग लिए थे, आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम बगावत नहीं किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 केंद्र था। केंद्र पूछ रहा है कौन था, तो डी हो जाएगा जगदीशपुर ही केंद्र। बिहार जैसे आया तो जगदीशपुर यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला खां यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब जी ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा तात्या टोपे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुआ था, इसके मृत्यु याद रखिएगा। देखिए पूछा गया 67 बीपीएससी पूछा, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए कथन पूछ रहा है सही कौन है। 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। 1857 विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा रहा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 5 अप्रभावित रहा, याद रखिएगा बाकी सब जगह। 1857 विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध विरुद्ध भेजा गया था? ठीक है, भेजा गया था ये पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेलर को भेजा गया था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो में से कोई नहीं। चलिए 1857 विद्रोह में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, यानी कि लखनऊ के बारे में पूछ रहा है, बेगम ऑफ अवध हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो? कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। 41 बीपीएससी में पूछा गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी थी। मैंने बताया ना जस्ट। अब देखिए वहीं से सारा क्वेश्चन आया, जो भी मैंने वीडियो में करवाया है ना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो इसमें से गारंटेड इसमें से क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएगा। मेंस में यहाँ पे कवर हो जाएगा, आप ध्यान से इस चीज को करते हैं, आपका एक बेस बिल्ड हो जाएगा जरूर मेंस का। ठीक है, अब देखते हैं 1857 विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? देखिए 69 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों है विफलता का। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, उसके विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था,
ठीक है, अंग्रेजों की सेना श्रेष्ठ थी, ये मैंने बताया अभी जस्ट। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण पूछा गया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि लगा दो बीच में हो जाएगा। पढ़ते हैं एक बार। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो ये देखिए 48 बीपीएससी और 52 बीपीएससी दोनों बार डिबेट किया गया, तो इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1858। उसके निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा जारी की थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो वहाँ पे नोट्स में कवर नहीं हुआ ना, अगर ये वीडियो पूरा देखते तो यहाँ से आपको जरूर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए टीचर के एग्जाम में पूछा गया था 11th-12th का 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए 48 बीपीएससी और 52 बीपीएससी में क्या पूछा गया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। ठीक है, तब ना धर्म आधार पे बांटे थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। 1857 विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? देखिए फेवरेट क्वेश्चन 67 पूछा 2022 में, फिर 23 में भी पूछ दिया। 9-10 का बीपीएससी एग्जाम हुआ था 18/12/2023 18 दिसंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, मैंने करवाया जिस नोट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पील आयोग, मैंने बताया पील आयोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 45 बीपीएससी, इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, किसने कहा था? तो कुंवर सिंह कहा था। ठीक है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह याद रखिएगा। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ थी? मैंने करवाया ये भी एसएन सेन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2025 में। ठीक है, 2025 में जो री एग्जामिनेशन बीपीएससी के हुए थे उसमें पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर जरूर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 4 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरह से आज का यहीं पे सेशन हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।